To be an enemy of America is dangerous, but to be a friend of America is fatal. Well said by the Henry Kissinger, the Secretary of State of America. ये अमेरिका का दुश्मन होना एक बड़ा खतरनाक मरहला है, खतरनाक चीज़ है और अमेरिका का दोस्त होना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। एक बुक लिखी गई है रिसेंटली नेल फर्ग्यूसन ने, जिस बुक का नाम है डूम द पॉलिटिक्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी। उस बुक में उस बंदे ने जो बात साबित करने की कोशिश की है वो ये है कि इस वक्त अमेरिका की ऐसे समझ लें कि फॉरेन पॉलिसी, उनकी पावर, उनकी सुपीरियरिटी जो दुनिया में थी वो बहुत ही कम हो चुकी है। उस बुक में नील फर्ग्यूसन द डूम द पॉलिटिक्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी में हैज elaborated that the fiscal debt of Britain in 20th century were similar the current federal debt of the America। जो उसके बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार वन हुई तो उस वो बड़े ही एक कर्जों में था ब्रिटेन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन ख़त्म हो गया। जो ब्रिटेन के ऊपर कॉलोनीज़ थी उन कॉलोनीज़ को एक समझे कि आज़ादी मिल गई और जो उनकी डोमिनेंसी थी एक वर्ल्ड में, स्पेशली उस वक्त जो हमारे एशिया में, वो ख़त्म हो गई। तो उस बंदे ने इस बुक में भी यही कहा है कि इस वक्त अमेरिका की भी जो डोमिनेंसी है वो ख़त्म होती जा रही है। एक और बुक जिसमें थ्यूसिडाइज ट्रैप, जिसे बड़ा पढ़ा जाता है, समझने के लिए बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि सर थ्यूसिडाइज ट्रैप क्या है, इसकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है, इसे कैसे समझें कि थ्यूसिडाइज ट्रैप को हम चाइना और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में, नैरेटिव में कैसे देखें। देखें, थ्यूसिडाइज ट्रैप के आइडिया को जो रिसेंटली एक एनकरेजमेंट मिली है, जो ये टॉपिक एक फोस्टर हुआ है, वो एक बुक लिखी गई है। जो बुक लिखी ग्रॉम एलिजन ने, जिस बुक का नाम है डिस्टेंट दीवार। उस बुक में उन्होंने कहा है कि जो स्पार्टन और एथेंस के दरमियान जंग हुई थी तारीख में, वो इस खौफ की वजह से हुई थी कि ऐसा ना हो कि जो हमारी सिस्टम में डोमिनेंसी है, सुपीरियरिटी है, ख़त्म हो जाए। उस खौफ की वजह से जंग हुई थी स्पार्टन और एथेंस में। तो उस इस बंदे ने यहाँ पे भी यही साबित किया है कि इस वक्त अमेरिकन को सिर्फ यही खौफ है कि ऐसा ना हो कि जो हमारी सिस्टम के अंदर जो सुपीरियरिटी है, डोमिनेंसी है, वो ख़त्म हो जाए। तो उस डोमिनेंसी के इस खौफ के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो कहीं एक जंग का आगाज़ कर दें चाइना के साथ। तो ये इस पे बस बड़ी बातें हुई हैं और उसके बाद एक बुक लिखी गई है हैज़ चाइना वन, बड़ी ज़बरदस्त बुक। और उस बुक की जो बड़ी एक अच्छी बात जो मुझे लगी उसमें उस ऑथर ने लिखा है कि अमेरिका इज़ फाइटिंग टुमारोज वार विथ यस्टरडेज स्ट्रेटजी, कि वो कल की जंग, मतलब कि फ्यूचर जंग, वो जो यस्टरडे की जो स्ट्रेटजीज थी उनके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट विल बी द ऑफिशियल एंड ऑफ द अमेरिका, as America is trying to develop its military bases, is trying to strengthen their army, navy, air force। सिर्फ मतलब कि वो अपनी इस मिलिट्री के चक्कर में फंसा हुआ है कि मैं अपनी मिलिट्री को कैसे डेवलप करूं। मगर अगर इसके चाइना के पर्सपेक्टिव में, नैरेटिव में देखें तो चाइना पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट के तहत कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सही मीनिंग में पूरी दुनिया में लग गया तो जो दुनिया का ट्रेड है उसे 6.2% एक ग्रोथ मिलेगी। तो मतलब कि आप कैसे काउंटर करना चाहते हैं। अगर किसी आप दुश्मन को काउंटर करना चाहते हैं तो उनके एक मापे में आए, उनके नैरेटिव में आए, जहाँ पे वो ज़्यादा हैं आप वहाँ पे उन्हें कुर्टेल करें। मगर वो तो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहे हैं, जब इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी तो आप कैसे कुर्टेल कर पाएंगे। और वैसे भी ये वो सदी है जिस जहाँ पे जिसकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो वो ही इस सिस्टम में दैट विल बी सुपीरियर
in the framework in the international dynamics and spectrum. तो आज इन सब पे बड़ी डीप में बातें करेंगे। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के फेल्यूर पे, चाइना के राइज पे, जिसमें अफ़गानिस्तान का इशू होगा, और बहुत सी बातें होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मतलब कि 31 दिसंबर, और कल मतलब 12 बजे के बाद हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2022। तो 1 जनवरी पे मेरी होती है बर्थडे। तो वैसे तो अमूमन यही होता है कि जिसकी बर्थडे होती है उन्हें बड़ी गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, मगर आज मैंने डिसाइड किया कि यार मैं कुछ आपको दे दूं। तो ये एक मेरा लेक्चर है जो आप सबके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, एक ऐसी गिफ्ट जिसकी शायद कोई कीमत ना ही हो। तो आ जाते हैं सबसे पहले। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। आई एम हैदर अली बिजरानी एंड वेलकम टू माय स्टडी चैनल। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और चाइना की फॉरेन पॉलिसी कौन सी जगह हैं जहां पे अमेरिका को ये लग रहा है कि हम ख़त्म होते जा रहे हैं और चाइना बढ़ रहा है। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, सबसे पहले हम इकोनॉमी देखेंगे। इकोनॉमी अगर हम देखें पर्शियन गल्फ में, तो पर्शियन गल्फ पे बात करने से पहले मैं एक रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। वो है मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल की, जिन्होंने कहा कि 41% ऑफ द टोटल नेचुरल ऑयल इज प्रेजेंट इन द पर्शियन गल्फ and 59% of the total natural gas is present in Persian Gulf. So it is crystal clear that any country, any state which has dominated the Persian Gulf, it means it has dominated the world. तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, अब इस पे बात होगी। सेकंड रिपोर्ट वो है फॉर्च्यून रिपोर्ट की, जिन्होंने कहा कि 30.6 मिलियन बैरल्स और 13.6 मिलियन बैरल of oil are shipped out of the Persian Gulf and from the Strait of Hormuz, and that total shipped oil from that total shipped oil 26% of the total shipped oil goes to China। मतलब कि 30.6 मिलियन बैरल यहाँ से शिप्ड होता है हर रोज, स्टेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है, और जिसमें 26% सिर्फ किसको जाता है, चाइना को। और ये चाइना की टोटल 38% जो इम्पोर्ट है वो है पर्शियन गल्फ से। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दुनिया में कितने ममालिक हैं और एक जगह से 26% सिर्फ एक कंट्री के पास जा रहा है ऑयल। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सुपीरियरिटी किसकी हुई। फिर आते हैं मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल की रिपोर्ट में, जिन्होंने कहा कि 41% ऑफ द टोटल ऑयल इज प्रेजेंट इन द पर्शियन गल्फ। अब यहाँ पे देखेंगे पर्शियन गल्फ की नॉर्थ में है ईरान, मतलब कि ईरान की साउथ में है स्टेट ऑफ हॉर्मज, जहाँ से ये ऑयल शिप्ड होता है। अब जो भी जिनके ताल्लुकात ईरान के साथ बेहतर रहेंगे वो यहाँ पे बचा रहेगा, उनकी डोमिनेंसी कुछ हद तक रहेगी। अब अगर ईरान और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें, दे बोथ are facing acrimonious relations due to their ideological differences and due to Israel। अब यहाँ पे अगर देखें ईरान और चाइना के पर्सपेक्टिव में, these both countries have good relations and both countries have signed an agreement of $400 billion। तो क्या समझ सकते हैं आप इससे कि मतलब कि ताल्लुकात इन दोनों कंट्रीज के बेहतर हैं। अब इन ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने कुछ अलाइंसेस के साथ एक अलाइंस बनाया, नेवल अलाइंस, जिसमें यूनाइटेड किंगडम था, जिसमें सऊदी अरबिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिसमें अमेरिका और कुछ और ममालिक थे, जिनका जो मोटिव था वो ये था कि वी विल प्रोटेक्ट आवर ऑयल टैंकर्स इन द पर्शियन गल्फ, इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, इन अरबियन सी, इन इंडियन ओशन, इन बाब अल मंदीब स्ट्रेट। मगर उन लाइंस को China has not joined that military or naval alliance of America, because all the countries which have formed the alliance, they have ideological differences with Iran and they have threat from Iran, but Iran and China have the good relations.
So due to their good relations, China has not joined that US based naval alliance. तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी चाइना की सुपीरियरिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर और देखें हम साउथ चाइना सी को देखें तो साउथ चाइना सी में एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है साउथ चाइना सी के उस रिपोर्ट में कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है कि 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल आर प्रेजेंट इन साउथ चाइना सी एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ द नेचुरल गैस आर प्रेजेंट इन द साउथ चाइना सी एंड चाइना कैन सीक द ऑयल फॉर 5 years and natural gas for 100 years without seeking the international market। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी हद तक चाइना को साउथ चाइना सी से ऑयल और ये नेचुरल गैस मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना की सुपरियरिटी कितनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है अमेरिका से। अब यहाँ पे देखें बांग्लादेश, उनके साथ कोई अमेरिका के बेहतर ताल्लुकात नहीं, मगर बांग्लादेश और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं। अगर यहाँ पे हम देखें नेपाल के साथ कोई नेपाल इतना कोई पावरफुल कंट्री है नहीं, मगर हम एक बात कर रहे हैं कि कैसे चाइना अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है ममालिक के साथ, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। पाकिस्तान बड़ा ही ज़बरदस्त फ्रेंड रहा है चाइना का, और चाइना के पाकिस्तान के बहुत ही वेल डिज़ाइंड और अच्छे ताल्लुकात हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात भी बेहतर नहीं। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि चाइना बढ़ चुका है। अगर और देखें कि ईरान के पर्सपेक्टिव में, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे हम इसराइल में देखें, ये मज़ेदार पॉइंट कि इसराइल में सबसे ज़्यादा किसके ताल्लुकात बेहतर हैं, अमेरिका के या इसके अलावा चाइना के। अगर यहाँ पे देखें जो चाइना की जो हुआवे कंपनी है वो इस वक्त काम कर रही है इसराइल के अंदर, जो 5G नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो काम चल रहा है वो ये कर रहे हैं। और इवन कि मैं आपको बता दूं कि इसराइल को ये लग रहा है कि ये हमारे ताल्लुकात जो ईरान के साथ हैं या जो सीरियन कंट्रीज़ के साथ हैं वो बेहतर करेगा। मतलब कि एक ही जगह पे चाइना के ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं। मतलब कि चाइना वो एक कंट्री बन चुका है जो किसी भी अलायंस में नहीं आ रहा, मतलब कि कोऑपरेशन कर रहा है हर एक कंट्री के साथ। ईरान हो उसके साथ कोऑपरेशन, सऊदी अरबिया उसके साथ कोऑपरेशन, इसराइल उसके साथ कोऑपरेशन, ईरान उसके साथ कोऑपरेशन, पाकिस्तान उसके साथ कोऑपरेशन, मतलब कि हर कंट्री के साथ कोऑपरेशन कर रहा है कंटिन्यूसली। G7 की समिट हुई जिसमें कहा गया चाइना की पॉलिसी को कोटेल किया गया। नेटो समिट हुई 37, उनमें चाइना की पॉलिसी को कोटेल किया गया, मगर चाइना कभी भी जंग की तरफ नहीं आ रहा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका जो मेन जो मोटिव है, जो नैरेटिव है, उन्हें कामयाब करना। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कामयाब करने के लिए चाइना सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। चाइना अफगानिस्तान को पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, और इतनी हद तक कि चाइना सेंट्रल एशियन कंट्रीज में उनकी पावर इतनी बढ़ चुकी है, जो रिसेंटली अमेरिका ने 5+1 एक अलायंस बनाया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। अब उनका मोटिव नैरेटिव ये है कि हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं, मगर असल जो उनका मोटिव ये है कि वो चाइना को कोटेल करना चाहता है इन जगहों पे। मगर चाइना की पावर बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ और मैं आपको रिपोर्ट्स बता दूँ। पुअर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2028 तक चाइना विल बी द ग्लोबल पावर। अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अप टू द 2024 चाइना विल बी द ग्लोबल पावर। मतलब कि दुनिया की जो एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने भी कह दिया है कि चाइना ग्लोबल पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूँ, एक रिपोर्ट आई थी जो अमेरिका ने दी थी, ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो टोटल ट्रेड हुआ वो हुआ $700 बिलियन। अब जो चाइना ने उनके पास जो गुड्स भेजे, वो उनकी जो रकम थी वो मतलब कि $529 बिलियन, और एक्सपोर्ट किए चाइना ने अमेरिका की तरफ। और अमेरिका ने जो टोटल एक्सपोर्ट किए वो किए $187 बिलियन।
मतलब यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि कितना चाइना ने उनके पास ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। चाइना की यहाँ से समझ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूँ, रिसेंटली एक कुछ टाइम पहले जो अमेरिका की एक अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सितंबर 2020 में एक रिपोर्ट दी थी। अब रिपोर्ट का जो नाम नेम है वो है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इस रिपोर्ट में क्या किया गया कि उन रिपोर्ट में उन जगहों पे बात की गई कि जहां चाइना की मिलिट्री फोर्सेस अमेरिका की मिलिट्री फोर्सेस को कुर्टेल कर चुकी हैं। समझ रहे हैं आप बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहला पहला पॉइंट ये कहा गया उस रिपोर्ट में। अब ये रिपोर्ट अमेरिका की रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2049 तक जो पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। मतलब कि अमेरिका की जो इस वक्त जो आर्मी है उसे भी ख़त्म कर देगी, या ख़त्म मतलब कि इस सेंस में कि उनसे उनकी पावर बढ़ जाएगी। और नेवी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो इस वक्त चाइना के पास नेवी है वो अमेरिका से पहले ही ज़्यादा बड़ी पावरफुल है। जिनमें उन्होंने कहा कि जो उनके पास शिप्स हैं चाइना के पास, अब ये रिपोर्ट है अमेरिका की, वो है 350 शिप्स, और हमारे पास हैं वो हैं 290 शिप्स। और लैंड बेस्ड जो मिसाइल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास बढ़ती जा रही हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि चाइना ने सिस्टम में डोमिनेट होने की पूरी कोशिश कर दी है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो इनिशिएटिव है जिसके तहत चाइना चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना चाइना सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बाद वो ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर होंगे, ईरान के साथ बेहतर होंगे, तुर्की के साथ बेहतर होंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप समझ सकते हैं कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। इस पे तो मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, मगर आप समझ सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान के साउथ में जो इंडियन ओशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल ही हमें करीब है। तो इस पे यहाँ पे सिस्टम में हमारी डोमिनेंसी हो जाएगी। हमारी मतलब कि सेंस पाकिस्तान और चाइना दोनों की इस जगह पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वैसे हम जो जर्नल में लेक्चर कर रहे हैं चाइना में, चाइना के ऊपर, तो चाइना की डोमिनेंसी बढ़ेगी। अब अगर और देखें, वो है कि न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत यूरोप तक इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। रशिया के साथ इनके ताल्लुकात ऑलरेडी बेहतर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना ने पूरे सिस्टम में डोमिनेट कर दिया है। अब चाइना के इस डोमिनेंसी को ख़त्म करने के लिए रिसेंटली जो G7 की समिट हुई थी जून में, आई थिंक सो, जून में समिट हुई थी, तो उसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अमेरिका की तरफ से, कि वो चाहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, वी कैन curtail बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थ्रू द फ्रीडम ऑफ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोई ख्वाब है नहीं जो ख़त्म हो जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक magnanimous project. Belt and Road Initiative can be considered a magnanimous project of 2600 प्रोजेक्ट्स का एक कलेक्शन है। मतलब कि ये कहूँ कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज द कलेक्शन ऑफ 2600 मैग्नोनमस प्रोजेक्ट्स which are trying to stabilize the globe, which are trying to stabilize the region, and of course China। तो आप समझ सकते हैं कि उसे नहीं किया जा सकता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं पकड़ा जा सकता, या चाइना को नहीं रोका जा सकता। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको बताई, मगर कुछ और बातें जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान के रिलेट है। अब वली नसर एक प्रोफेसर हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बुक लिखी। यार मैं भी बड़ा बच्चों वाली हरकतें करता हूँ, तो साथ पेने हों तो उसके साथ ये ऐसे हरकत ऐसे हरकत, अब ऐसे ऐसे करना सारी पेनों के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं इस पे। तो वली नसर ने अपनी बुक लिखी, बुक का नाम है द डिस्पेंसेबल नेशन, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन रिट्रीट। इस बुक में कहा गया कि
जब वार ऑन टेरर लॉन्च हुई, लॉन्च के कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज़ अशरफ कयानी, वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले और उनको समझाने की कोशिश की कि भाई तुम यहाँ पे जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे तुम जंग कर रहे हो उससे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स कहा जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू विन द वार, you are not going to change the land of Afghanistan, because Afghanistan is known as the graveyards of the empire. They have devoured the empires before you, and the same fate will be yours. पर अमेरिका नहीं समझा। तो तारीख ने ये बात साबित कर दी कि बिल्कुल जो वली नसर ने अपनी बुक में लिखा है कि वो एक अच्छी बात थी, और जो परवेज़ अशरफ कयानी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा या प्रेडिक्ट किया वो बिल्कुल ही ठीक था। और उसके साथ साथ मैं एक और बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश का एक इन्वायरमेंट मिनिस्टर था, उसने 2003 में एक आर्टिकल लिखा था गार्डियन न्यूज़पेपर में, जिसका था कि दिस वार ऑन टेरर इज बोगस। अब ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा। उस आर्टिकल में ये कहा गया कि भाई जो ये वार ऑन टेरर लॉन्च की गई है, इसके मोटिव ये नहीं जो अमेरिका दुनिया को बता रहा है, इसके मोटिव्स कुछ और हैं। अमेरिका सुपीरियरिटी इस सिस्टम में के लिए इस ये जंग इसने इनिशिएटिव दी है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। मैं आपको आपको बताने की मैंने कोशिश की कि कैसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की पावर कम होती जा रही है, और कैसे चाइना की पावर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और कैसे वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट दी है कि इस वक्त चाइना विल बी द ग्लोबल पावर अप टू 2024, and a few said that it will be the global power in 2028. Even a few reports of the United States of America has skillfully stated that it will be the largest army. It will be the largest army of the world up to 2048, 49. आप समझ सकते हैं कि चाइना हैज़ डोमिनेटेड द वर्ल्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दैट इज़ माय गिफ्ट टू यू ऑल। ये एक मेरी बर्थडे प्रेजेंट है आप सबको। थैंक यू, दैट्स ऑल।